आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी। पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2 गद्य खंड। इस वीडियो में हम एक और नया टॉपिक हमारे सामने है। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हम आपके लिए लेसन वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आ रहे हैं। एक लेसन को हम 2 या 3 वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक संस्मरण है। इस पाठ के हमने 2 वीडियो पहले बना दिए हैं। पहले वीडियो में हमने लेखक परिचय श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हमने मानवीय करुणा दिव्य चमक जो पाठ है, हमारा संस्मरण है, वो पढ़ा था। अब तीसरी वीडियो में हम इसी लेसन के यानी मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित का या के अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है आपके एग्जाम के लिए जो आने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो NCERT, CBSE बोर्ड एंड HBSE बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी और केंद्रीय विद्यालय सभी बच्चों के लिए है। तो NCERT इसका जो पैटर्न है वो है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर जो आप सबके लिए ज़रूरी है। आइए देखते हैं किस तरीके से अभ्यास के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था कि जो फादर कामिल बुल्के थे, किस तरह से उनका करैक्टर था। तो उनकी जो उपस्थिति है यानी उनका होना, एक प्रकार से जहाँ भी वो होते, जिस व्यक्ति के संपर्क में रहते, तो उनकी उपस्थिति देवदार का मतलब बहुत लंबा चौड़ा वृक्ष है जिसकी जो छाया है वो काफ़ी लंबी दूरी तक रहती है। जो व्यक्ति उसके संपर्क में रहता है वहाँ तक वो छाया चली जाती है। तो उसकी जैसी क्यों दिखाई गई है? कहने का मतलब जो कामिल बुल्के है उसकी तुलना देवदार से क्यों की गई है, देवदार के वृक्ष से? क्योंकि देवदार का वृक्ष काफी लंबा चौड़ा होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है और उसकी छाया भी काफी लंबी होती है। फादर को कामिल बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले, कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और छायादार होता है, वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया तथा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे। आश्रय का मतलब सहारा देना, सहायता करना। हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम, उनकी स्नेह और सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करता था। इसीलिए फादर बुल्के को जो देवदार की भांति कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्जाम के लिए भी और बिल्कुल आसान सा है। इसकी भाषा कितनी सुंदर है। आपने लेसन भी पढ़ा है, लेसन नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप लेसन जरूर पढ़िए, चाहे वीडियो देखकर समझिए या आपके पास बुक है तो बुक्स को देखकर भी आप पढ़ सकते हो। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये बहुत बार आया हुआ है। और इस पाठ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आएगा मैं उसको जरूर बताऊंगा। ये पहला क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है और ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। भारत को ही अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रस बस गए थे। जैसा कि लेसन में हमने पढ़ा था कि फादर बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे और उनको भारतीय संस्कृति से, हिंदी भाषा से, हिंदी वासियों से लगाव था और बचपन में उनकी माँ ने उनको एक प्रकार से सन्यासी की संज्ञा दे दी थी। तो फादर जो बुल्के हैं उन्होंने पूरी तरीके से भारतीय कल्चर को, भारतीय संस्कृति को अपना लिया। आत्मसात का मतलब अपनाना, एक प्रकार से भारत को अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रस बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड का मतलब जाने माने, तपे हुए, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में PhD की उपाधि की। उसके उपरांत का मतलब बाद में ब्लू वर्ड था, बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया था। ठीक है। और अपना प्रसिद्ध हिंदी कोश, अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया था। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा के लिए समर्पित था। वे यहाँ के रीति रिवाजों से भी परिचित थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है।
यानी कहने का मतलब उन्होंने अपने जीवन में बहुत से काम किए हैं, बहुत से लोगों के संपर्क में रहे थे, लेकिन उनका ज़्यादातर जीवन है भारत में बीता और वो भारत आने के बाद 1-2 बार ही अपने देश वापस बेल्जियम गए थे। रीति रिवाजों का मतलब है यहाँ के जैसे लोगों से मिलना, उनके सुख दुख में शामिल होना, वो कल्चर है, एक प्रकार रीति रिवाज है। दूसरा और तीसरा प्रश्न देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फ़र्क है लेकिन आंसर बहुत ज़्यादा मैच करता है। दूसरे प्रश्न में है फादर बुल्की भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है कैसे, और तीसरा प्रश्न कहता है पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्की का हिंदी प्रेम प्रकट होता हो, यानी अपने देश के प्रति उनका प्रेम कैसा था। तो भारतीय संस्कृति का और हिंदी प्रेम मिला जुला रूप है ये। फादर बुल्की के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया था, मैच करता है। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता में हिंदी में बीए, इलाहाबाद से एमए किया, उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया, रामकथा उत्पत्ति और विकास का अनुवाद भी किया था, ब्लूबर्ड का अनुवाद भी किया था, शोध कार्य पीएचडी में किया था। ये सारे की सारी बातें वही है। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, प्रिमल नामक संस्था के साथ जुड़े भी रहे थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए थे। तो ये उनका एक प्रकार से हिंदी प्रेम प्रकट होता है, किस प्रकार उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। तो दोनों पर्सन बहुत मैच करते हैं। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उनको अपने शब्दों में लिखिए, यानी उनका कैरेक्टर लिखना है, उनके वेशभूषा कैसी थी, किस प्रकार दिखते थे, उनका हाव भाव क्या था, इस पाठ के आधार पर उनकी छवि कैसी थी। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक और आत्मीय था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। ईसाई पादरी होने के कारण वे हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। गोरा रंग, चोगा का मतलब वस्त्र एक प्रकार पहनना, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें उनका प्रभावशाली पहचान थी। उनकी बाहें सदा सभी को गला लगाने के लिए आतुर रहती थी, यानी हर व्यक्ति से मिलते मिलनसार व्यक्ति थे। वे वात्सल्य एवं प्रेम की मूर्ति थी। वात्सल्य प्रेम एक प्रकार से हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरों पर तैरती रहती थी। दुखी, विरक्त, विरक्त का मतलब होता है जिसको सभी ने ठुकरा दिया हो, जिसका कोई ना हो। दुखी विरक्त लोगों को वे सांत्वना पूर्ण वचन बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। ये सारी की सारी बातें उनकी जो करेक्टर है, उनकी छवि को उभारती है। 5वां प्रश्न फिर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। देखिए किस तरीके से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फादर कामिल बुल्के भारतीय करुणा की प्रतिमूर्ति है, यानी मानवीय करुणा, करुणा मतलब दया, जिन मनुष्य की जो दया भाव है उसकी एक प्रकार से साक्षात छवि है, साक्षात मूर्ति है। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था। उनके चेहरे पर एक स्पष्ट दिखाई देता था, यानी उनके चेहरे पर जो भाव है मनुष्यता का, आत्मीयता का, प्रेम का, वो दिखता था। वे लोगों को अपने शुभाशीषों से भर देते थे, यानी दुआओं से एक प्रकार से भर देते थे। उनके आंखों में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। असीम का मतलब होता है गहरा, वात्सल्य का मतलब प्रेम दिखाई देता था। जिससे भी एक बार मिल लेते, सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उनके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। यथाशक्ति का मतलब होता है जितना उनमें सामर्थ्य हो, जहाँ तक वे पहुँच सकते हैं, जितनी उनसे कोशिश हो सकती थी, वो हर व्यक्ति का दुख दूर करने की कोशिश करते। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? यानी कहने का मतलब लेसन के आधार पे हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के ने सन्यासी की छवि जो होती है, यानी साधु सन्यासी जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जहाँ तक हम सोचते हैं या जहाँ तक हमें इसके बारे में देखने को सुनने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि साधु जो व्यक्ति होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, वो घर परिवार त्याग देते हैं, गैरवी वस्त्र धारण कर लेते हैं, उनको सांसारिक मोह माया से कोई मतलब नहीं होता और वो अपनी भक्ति भावना में लीन रहते हैं, हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं। और यहाँ पर जो फादर कामिल बुल्के की जो छवि है वो कैसी थी पाठ के आधार पे, यानी सन्यासी की छवि से उनकी छवि किस तरह से मैच करती है या नहीं, अगर नहीं तो कैसे, वो अलग कैसे है। सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि वह घर संसार से विरक्त होकर यानी त्याग करके भगवान के भजन में लगा रहता है। उसे सांसारिक वस्तुओं, लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं रहता। अनुराग का मतलब प्रेम, एक प्रकार से मिलना जुलना। वह समाज से अलग अपने आप में तल्लीन रहता है।
वह अपने अन्य लोगों के सुख दुख से पूर्णतया विरक्त रहता है। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग फादर बुल्के की भूमिका रही है। जैसे इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा, कुछ दिनों तक ये कॉलेज में ही पढ़ाते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल होते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। तो इस प्रकार फादर बुल्के की जो छवि है, जो परंपरागत सन्यासी होते हैं, जो नेचुरल सन्यासी हैं, उनसे अलग है। आशय स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन है। आशय का मतलब अर्थ बताना है, मतलब स्पष्ट अभिप्राय तात्पर्य। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। पाठ में हमने इसका लाइन पढ़ी थी, तो इसका मतलब क्या है? फादर बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित, साहित्यिक मित्र इतनी संख्या में थे कि उनको गिनना कठिन था, अर्थात बहु लोग थे। इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करना जैसा है। यानी इतने लोग उनके मृत्यु से दुखी हो गए थे कि उन लोगों की गणना करना, उन लोगों के दुखों को जान पाना बड़ा मुश्किल कार्य था। यानी कहने का मतलब अगर इन लोगों के जो नम आंखें हैं, यानी इनको आंसुओं को अगर गिनेंगे तो स्याही कम पड़ जाएगी। इतने ज़्यादा लोग उनके दुख में शामिल हुए थे इस घड़ी में। उनकी मृत्यु के समाचार सुन करके उनकी अंतिम यात्रा में इतने लोग शामिल थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका क्या मतलब है? अर्थ बताना है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हम फादर कामिल को याद करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो उनको करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। अमिट का मतलब होता है जो कभी मिटे ही नहीं, कभी उसको अलग ही नहीं किया जा सके। उनके न रहने से मन उदासी से भर जाता है। यानी कहने का मतलब उनका जैसा व्यक्तित्व था, जैसा करेक्टर था, वैसे ही उनको लोग याद करते हैं। उनका जो व्यक्ति उनसे एक बार मिला हुआ था वो तो हमेशा से ही उनका एक प्रकार से ऋणी हो गया, वो उनकी याद को कभी मिटा ही नहीं पाया। अंतिम क्वेश्चन आपके लिए रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है, यानी एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। रचना कर सकते हो। रचना का मतलब होता है कुछ नया करना, निर्माण करना, कुछ बनाना, कुछ कहना अपनी तरफ से। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? अब देखिए, ये कल्पना से संबंधित प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों का हम अपनी चिंतन शक्ति से, अपने काल्पनिक विचारों से, अपने तर्क से, अपनी समझ से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पाठ में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ भी चुके हैं और हम कल्पना कर सकते हैं कि फादर बुल्के भारत क्यों आए हों। तो फादर बुल्के का भारत आने का एक तो भारतवासियों से प्रेम, भारत से प्रेम, हिंदी से उनका प्रेम, भारतीय कल्चर से उनका प्रेम था, तो वो सबसे ज़्यादा उनको कारण था। फादर बुल्के के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। फादर के मन में शायद भारत के संतों, ऋषियों और आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा होगा। यानी उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया, रामायण का जिक्र उन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय कल्चर से, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए थे। उनके बारे में उन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उनके जीवन में उनकी छवि है वो जुड़ी है। वे भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित थे, इसलिए भारत आना चाहते थे। तो और आए भी भारत, और एक बार आए क्या वापस गए भी नहीं, तो काफ़ी लंबे समय तक, अंतिम समय तक भारत में रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, किसी भी प्रकार से हम आपकी सहायता कर सकें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। प्लीज़, अगर आपको किसी अन्य वीडियो की आपकी क्लास से संबंधित ज़रूरत है, आवश्यकता है, जो चाहते हो कि हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के आपकी जो राय दें, आप बताएं हमें किस प्रकार की वीडियो आप लोग चाहते हैं। प्लीज़ हमारा चैनल अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद के, और अपने दोस्तों को जाकर के इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। नमस्कार।